मिशन 80 का एक्शन, सांसदों को हुई टेंशन। क्या बीजेपी 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग एक्सपेरिमेंट करने जा रही है? 3 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत के साथ एक अलग संदेश दिया है। सर्वे रिपोर्ट से सांसदों के टिकट तय होंगे और रिपोर्ट खराब आने पर कई सांसदों का टिकट कट सकता है। कई सांसदों को दोबारा टिकट मिलने पर भी संशय बरकरार है। टिकट की गारंटी को लेकर अभी कंफ्यूजन की स्थिति है। तो वहीं बीजेपी योगी सरकार के विधायक और मंत्रियों को भी लोकसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। यह बड़ी खबर है। कई मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। वहीं इस पर समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर तंज कसा। इसी पर शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। चौबीस में विजय, यूपी में किसका टिकट कटना तय? भी टिकट दिए जाते हैं पार्टी के अंदर तो तमाम कार्यकर्ता जो है उस दौड़ में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड किसको किस समय क्या जिम्मेदारी देगा, यह पार्टी समय समय पर तय करती है। मंत्री विधायक वाला प्रयोग, किसे मिलेगा राजयोग? कि भाजपा वो चेहरे बदल के चुनाव को जीतना चाहती है। सांसद, विधायक, मंत्री भारतीय जनता पार्टी के काम करते नहीं है, जनता के बीच में जाते नहीं है, जनता की सुनवाई कहीं होती नहीं है। और जब चुनाव का समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं सांसदों, विधायकों का टिकट काटती है। बीजेपी की जीत बढ़ी, कितने सांसदों की धड़कनें बढ़ी? आम सांसदों की जो रिपोर्ट कार्ड आई है वो ये बताती है कि वो क्षेत्र से संपर्क उन्होंने नहीं रखा है, लोगों से मिले नहीं हैं, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है, विकास कार्यों पर रुचि नहीं दिखाई है और क्षेत्र का दौरा भी नहीं किया है। अब बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट, जो लोकसभा सदस्यों के टिकट कटेंगे, इसको लेकर लगभग तैयारी पूरी है। ये कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है न कोई पराया है। जो जीत कर गए सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व बहुत कम लोगों को दे सकते हैं। और अब वक्त है महाबहस के 3 राउंड के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख देते हैं जिन पर आज फोकस रहेगी हमारे डिबेट। सवाल नंबर 1, सवाल ये, बीजेपी की महाविजय, किसका टिकट कटना तय? यहां सांसदों के लिए अभी से ही अलार्म कॉल है कि जो सिटिंग सांसद हैं उनका टिकट कट सकता है। सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा उसके बाद पूरी तरीके से उसको परखा जाएगा और फिर बहुत से सांसदों का टिकट कट सकता है। मौजूदा योगी सरकार में मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं, कई विधायक चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। यही सवाल दूसरा, मंत्री विधायक वाला प्रयोग, किसे राजयोग? तो मध्य प्रदेश में भी इससे मिलता जुलता प्रयोग किया गया। वहां पर केंद्रीय मंत्रियों, कुछ सांसदों को टिकट दिया गया। राजस्थान में भी टिकट दिया गया और 50% तक जीते भी लोग। क्या वैसा ही फॉर्मूला यूपी में भी लाया जा सकता है? यूपी में बीजेपी लाएगी राजस्थान मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला। आज इसी पर करेंगे सवाल जवाब, इसी पर होगी चर्चा। और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी, हमारे साथ अखिलेश कटियार जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अभिमन्यु त्यागी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता पीयूष मिश्रा जी, प्रवक्ता सुभाषपा, और प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। सवाल सबसे पहले मनीष शुक्ला जी आपसे ये कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो एक्सपेरिमेंट किया गया, केंद्रीय मंत्रियों या फिर सांसदों को जो चुनाव लड़वाया गया, 50% से ज्यादा आप एक ओवरऑल अगर रेशियो उठाकर देखें तो मतलब ज्यादातर सफल ही रहा। अब क्या ये चिंता वाली बात है उत्तर प्रदेश के सांसदों के लिए भी कि क्या ऐसा प्रयोग अगर उत्तर प्रदेश में हो गया, कई मौजूदा यूपी सरकार के मंत्री या विधायक सांसदी का चुनाव लड़ेंगे तो टिकट किस किस का कटेगा? क्या आधार होगा, क्या रणनीति बीजेपी की? देखिए आस्था जी, 2024 के केंद्र के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बने और वहां उत्तर प्रदेश से सांसदों का शेयर 80 सीटों का हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है।
जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार विकास के काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया, मूलभूत सुविधाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाया है, वहीं बूथ से लेकर प्रदेश तक संगठन ने भी अपने सारे कील कांटे ठीक किए हैं। जहां भी आवश्यक था वहां फेरबदल किया गया है। बूथ स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि चुनाव के दिन बूथ का ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण रोल होता है। रहा सवाल टिकटों का, तो टिकट की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में है। मंडल, जिला, क्षेत्र, प्रदेश से लेके पार्लियामेंट्री बोर्ड तक सबके नाम जाते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड इलेक्शन कमेटी ये तय करती है कि किसको कहां से चुनाव लड़ाना है। रहा सवाल प्रयोगों का, तो निश्चित रूप से चुनाव और युद्ध में जीतने के लिए आवश्यक सभी रणनीति बनाई जाती है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से वो सारे आवश्यक कदम उठाएंगे जिससे 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता तो पार्टी मिशन 80 के लिए इस तरह की रणनीति पर आगे बढ़ने में भी कोई गुरेज पार्टी को नहीं है, यदि वो पार्टी के हित में है। अखिलेश कटियार जी, अब आप बताइए, अब इसका जवाब आप लोग कैसे देंगे? ये प्रयोग राजस्थान और मध्य प्रदेश में कर चुकी है बीजेपी, उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा प्रयोग हुआ, क्योंकि मिशन यहां पर 100% लेकर चल रही है, 80 में से 80 सीटें। आस्था जी, जो ये जिस विषय पे हम बहस कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस और उसके आधार पे टिकट काटना, तो उसमें कुछ लोगों को आप बदल दोगे, भारतीय जनता पार्टी हटा देगी। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जो विधेयक बनने थे, मोदी जी की परफॉर्मेंस है। भाई, आपने किसानों पे 2014 में कहा कि हम 22 आते आते आमदनी दुगनी कर देंगे किसानों की, वो नहीं कर पाए, तो ये परफॉर्मेंस मोदी जी की है, उन पे समीक्षा करो। आपने कहा कि हम जो है 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के डीओपीटी की जो रिपोर्ट है उसमें जो डेटा आया है, 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया, 7,22,000 लोगों को नौकरी मिली। मोदी जी उस पर क्या बोलेंगे? लोगों का एजुकेशन स्तर बहुत खराब है, किसानों की खरीद में दलाली पूरे देश में फैली है। तो आप बीजेपी कुछ लोगों को टिकट काट के जनता को ये भले ही मैसेज देने की कोशिश करे कि जिसने काम नहीं किया हम उसका टिकट काट रहे हैं, लेकिन जो अभी एक फैसला आया है राम दुलारे जी का, जिसे नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में सजा हुई है, जिसको बीजेपी ने टिकट दिया, उसमें और लोगों का क्या दोष है? तो अगर बीजेपी समीक्षा करना चाहती है तो सरकार के फैसलों का करे, सदन में जो नीतियां बनाई गई उससे नीचे तक उनको, आम आदमी को लाभ नहीं पहुंचा, रोजगार नहीं मिले, किसान बेहाल है, पशु आवारा आपके पास, उसके वजह से। ठीक है अखिलेश जी, मैं लौटूंगी। आपने अपनी बात रखी और आपने कहा कि बड़ी चतुराई से बीजेपी जो है कौन सवाल करे, कुछ टिकट काट के ये जताना चाहती है कि जो नॉन परफॉर्मर्स थे हमने उनको अलग कर दिया है। ये आपकी दलील है। मैं लौटूंगी आपके पास। अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता। अभिमन्यु जी। जी देखिए आस्था जी, बिल्कुल जो आपकी डिबेट का मुद्दा है वो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम तो कुछ किया नहीं है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। तो अब टिकट के काट छाट और जहां बुरी दुर्गति होने वाली है, इनको लग रहा होगा वहां यह हटाकर नए प्रयोग करेंगे, और प्रयोग लगता नहीं है कि सफल हो पाए। इनको लहर दिख गई, लहर सारी खत्म हो गई थी। 4 राज्यों के चुनाव में देख लिया किस तरह से, कितनी हताशा थी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं कार्यकर्ताओं तक को। अभिमन्यु जी, नतीजों में तो बीजेपी ने हिंदी बेल्ट से साफ कर दिया कांग्रेस को। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी में पहले से बीजेपी है। चुनाव में हार जीत ही बिल्कुल आखिरी सत्य नहीं होता है। चुनाव में हताशा दिख रही थी, किस हताशा की बात कर रहे हैं? नतीजे आने के बाद आप देखिए, आस्था जी मेरी 40% वोट शेयर था। चुनाव में जो जीत होती है वही आखिरी सत्य नहीं होता है। मेरी पार्टी को 10 लाख वोट एक्स्ट्रा मिले हैं भाजपा से। मैं जनता के बीच में रहा, मेरी पार्टी जनता के बीच में रही, जनता के मुद्दों पर लड़ी है। मैं कहना चाहता हूं, चूंकि इन लोगों ने काम किया नहीं जनता के लिए, जनता के साथ ये खड़े नहीं रहे, चंद पूंजीपतियों के लिए इन्होंने काम किया, जनता को लूटा, तो अब ये ध्यान भटकाने के लिए उन सांसदों। मनीष शुक्ला जी इसका जवाब, और उसके बाद मैं रुक करूंगी वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी का। मनीष जी देखिए, 2 बातें हैं। तेलंगाना की वोट जोड़कर कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा सकती है, लेकिन तेलंगाना में हमको जितना वोट मिला, जितनी सीटें मिली,
उसका 7 गुना 8 गुना कम सीटें उत्तर प्रदेश में है। साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया होता या उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं को जोड़ लीजिए तो करोड़ों वोट पीछे हो जाएगी। तो देखिए तकनीकी रूप से अपनी बात को अच्छा, मैं तो इससे खुश हूं कि कांग्रेस इन नतीजों से खुश है और अपनी पीठ थपथपा रही है और सरस्वती इनके जबान पर विराजमान हो। 24 में ऐसे ही खुश होने का मौका इनको मिले। देखिए अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता किसानों की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि बड़े किसान हितैषी होंगे कटियार जी। 2013 में गेहूं का एमएसपी कितना था आज आपके चैनल पर अभी बता दें और 2024 का बता देंगे तो मुझे दो बातें क्लियर हो जाएंगी। एक तो जनता को क्लियर हो जाएगी कि हमने जो कहा था किसानों के हित में वो कदम उठाए कि नहीं उठाए, और ये भी पता चल जाएगा कि केवल किसान हितैषी है कि केवल चैनल पर अपनी चिंता को व्यक्त कर रहे हैं। और रहा सवाल पशु आवारा, तो इनको चिंता गाय और नंदी बाबा की नहीं है, समाजवादी पार्टी को चिंता अपने कसाईयों की है कि आखिर ये क्यों जीवित बचे हैं, क्यों इस तरह से विचरण कर पा रहे हैं। अखिलेश कटियार जी जी, और मैं एमएसपी बता दूंगा 2013 और 24 दोनों की कि हम आप बता लीजिए शुक्ला जी, फिर बोलते हैं, बीच में बोलना ठीक नहीं है। बताइए, आप ज्यादा किसान हितैषी हैं, आप बताइए तो मैं बता दूं अभी। हाँ, मैं आस्था जी, शुक्ला जी को किसानों की चिंता नहीं है, पशुओं की चिंता है। ये बात 2013 में कितनी एमएसपी गेहूं की थी, इधर उधर की बात मत करिए। किसान क्या करे उससे 2013 में कितनी एमएसपी थी। और मनीष जी आपने 1 मिनट, अब आप बोल रहे या मैं बोलूं? आप बोल लीजिए, आप लोग एक एक करके, लेकिन तार्किक सवाल और तार्किक जवाब भी हो। 2013 में एमएसपी कितनी थी? हाँ, मैं चाहता हूं जी जी तार्किक होना चाहिए। जी बताएं शुक्ला जी, आप बताइए, हम बताते बाद में। बताइए ना, आप तो कहे कि आय दुगनी नहीं हुई और मैं कह रहा हूं हुई है दुगनी। एक एग्जांपल मैंने गेहूं उठा लिया है, इसलिए बताइए गेहूं को। आस्था जी, गेहूं का एमएसपी बताइए। 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए, बिहार के और पूरे देश के कई सभाओं में आपने बड़ी मजबूती से भाषण किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपने कहा कि C2+50% मैं दूंगा। लागत का C2+50% समझाने के लिए मनीष जी जानते हैं, नहीं होगा तो हम उस पर भी बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश समझा दीजिए, आज इसी पे डिबेट हो जाए, आज इसी पे डिबेट हो जाए, आप समझा दीजिए, आज ये समझा दीजिए और बीच में नहीं बोलता हूं, बता दीजिए, तो बीच में मत बोला करें। दुगनी हुई नहीं हुई पता चल जाएगा। हाँ आस्था जी, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी ने विधानसभा में सवाल किया कि गेहूं और धान का उत्पादन मूल्य क्या है, उत्पादन मूल्य। तो पहले सवाल पे जवाब नहीं आया, दोबारा जब किया तो उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार के बाद देश के पास हर चीज उत्पादन के फार्म है, उनसे अच्छा पानी नहीं, खेती नहीं, खाद नहीं, उससे अच्छे साइंटिस्ट नहीं। गेहूं का उत्पादन मूल्य 2700 रुपए है और धान का उत्पादन मूल्य 2600 रुपए है। उत्पादन मूल्य ये आपका जवाब है, आप 1.5 गुना दे रहे हैं। और इसके बाद हंसना चाहिए आपको, क्योंकि आप किसी भी बात पे हंस सकते हैं शुक्ला जी, लेकिन जब बात डिबेट है तर्क की, तथ्य की, तो C2+50% का वादा प्रधानमंत्री जी ने 2013 में आपने उस पर क्या किया? 2013 में ठीक है, और सुन लीजिए, मैं बात जब कर रहा हूं 10 सेकंड अखिलेश जी, फिर इसका जवाब हम मनीष जी से लेंगे। इस बार जब किसानों ने जब किसानों ने केंद्र सुप्रीम कोर्ट में यह रेड दायर किया कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा पत्र में यह दावा किया है कि C2+50% हम देंगे, तो जस्टिस उपाध्याय और जस्टिस बोपन्ना सुप्रीम कोर्ट में आपने लिखित में दिया कि C2+50% नहीं दिया जा सकता है। यह आपका चरित्र है। तो हम तर्क की बात करते हैं, बीजेपी चेहरे ना बदले इस देश में। ठीक है मनीष जी, इसका जवाब, किसान और नौजवान बेरोजगार, डीओपीटी का जो डेटा है, जो डीओपीटी का डेटा है, 7 लाख लोगों को केंद्र सरकार। ठीक है अखिलेश जी, आप जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, फिर मुझे वरिष्ठ पत्रकार प्रभात जी की भी टिप्पणी लेनी है। देखिए, मुझे पता था कि सैद्धांतिक रूप से बोलना और चीजों का अध्ययन होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अखिलेश जी की पार्टी के नेता हैं, तो इनसे ही 2013 का समर्थन मूल्य भी इनको नहीं पता, 2024 का भी नहीं पता। जान लीजिए 2013 में देश में 1310 रुपया था और 2024 में 2275 रुपया घोषित हुआ है समर्थन पूर्व केंद्र सरकार के द्वारा।
और 2023 में इससे 150 रुपए कम था, उससे 150 रुपया इस वित्तीय वर्ष में भी बढ़ाया गया है, यानी लगातार बढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जो रिपोर्ट कार्ड है हमारा सांसदों का, वो हमारे जो अपने सांसद हैं उनके तुलनात्मक रिपोर्ट कार्ड है। अब अखिलेश जी सांसद थे आजमगढ़ में, अभी कुछ दिन पहले तक, कितनी बार वहां गए। उसके पहले मुलायम सिंह जी थे आजमगढ़, या तमाम जो इनके जो 4-5 सांसद हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, उससे हमारी तुलना नहीं है, क्योंकि ये लोग तो संसदीय क्षेत्र में जाते ही नहीं, संसदीय क्षेत्र का ध्यान भी नहीं रखते। तो हम अपनी क्वालिटी या अपना जो सांसदों का रिपोर्ट कार्ड है वो भारतीय जनता पार्टी के ही दूसरे सांसद की तुलना में बनाते हैं, वो सपा बसपा और कांग्रेस से नहीं तुलना करते हैं। तो और वो हमारा अधिकार है। दूसरा, टिकट किसको देना है किसको नहीं देना है, बदले जाएंगे नहीं बदले जाएंगे, ये संसदीय जो कमेटी है हमारी, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करती है। ठीक है, रुक करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं। प्रभात जी, बेशक यहाँ पर डिबेट अब इस लाइन पर पहुंच गई है कि किसने क्या किया, अब रिपोर्ट कार्ड का प्रेशर तो है ही। अब बीजेपी के लिहाज से इस रणनीति को आप उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर कैसे बताएंगे? मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो केंद्रीय मंत्री सांसद लड़े, लेकिन यहाँ यूपी सरकार के मंत्री और विधायक लड़ सकते हैं सांसदी का चुनाव। देखिए आस्था जी, किसी भी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र और उसके फैसले वो पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा होता है, और भारतीय जनता पार्टी हर वो रणनीति अपने जो भी चुनाव आते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, उसमें सीट बाई सीट बहुत ही बारीकी से एक सर्वेक्षण होता है और उनका रिपोर्ट कार्ड हाईकमान को पहुंचता है। संगठनात्मक तौर पे प्रदेश लेवल से लेके और राष्ट्रीय लेवल पे सारे पेच कसे जाते हैं। और जो लोकसभा 2024 की बात हो रही है, कहीं ना कहीं अगर किसी पार्टी को एक प्रचंड बहुमत मिल रहा है या उसके प्रयोग सफल हो रहे हैं, जिन राज्यों में भी प्रयोग सफल हो रहे हैं, तो वो प्रयोग हर जगह किया जाता है। ये पार्टी का आंतरिक अपना एक मैटर है। और लगभग जो मुझे सूचना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 28-30 सांसद ऐसे हैं जिनका भाजपा ने, पार्टी ने अपना एक सर्वे कराया है, और वो सर्वे इस आधार पे होता है कि उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे केंद्रीय जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की जो योजनाएं आई हैं और जो योगी आदित्यनाथ ने काम किया। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, योगी आदित्यनाथ जब 2017 में सत्ता में आए थे और उनका जो गुड गवर्नेंस मॉडल है और जो एक कानून व्यवस्था और सारी चीजें हैं, उस परफॉर्मेंस के आधार पे 2024 में जो 80 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, और उस 80 के लक्ष्य में कैसे पहुंचा जाए, जिसमें 15-16 सीटें ऐसी थी जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो मेरा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी बारीकी से और बूथ लेवल से और सारी चीजें, और जो गुणा भाग देखिए जातिगत आधार हो, परफॉर्मेंस आधार हो, या योगी जी का जो कामकाज का एक जो तरीका है, उन्होंने जिस तरीके से काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेके सारी चीजों पे, हम कहते हैं विपक्ष के हमारे साथी विपक्ष भी इस पे एक्सरसाइज करे ना, वो उसको भी अधिकार है पूरा कि वो अपना सर्वे कराए, किसको टिकट बदलना है, किसको टिकट देना है, ये उसका भी अधिकार है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है और जो उनका प्रयोग है, चाहे वो 3 राज्यों का प्रयोग हो, नया चेहरा, नई भाजपा, नए चेहरे पे दांव लगाना, तो ये जो सारी चीजें हैं, जिताऊ कैंडिडेट, जो जीतता हुआ सांसद दिखाई देगा, टिकट उसको मिलेगा। अगर उसने काम नहीं किया है, और तो वैसे भी उत्तर प्रदेश में जब मिशन 80 में से 80 का टारगेट पार्टी का है, तो रणनीति के मामले में हर एक चीज को अभी से परखा जाएगा, हर कसौटी पर कसा जाएगा। पीयूष मिश्रा जी हमारे बीच में, सुभाषपा के प्रवक्ता। पीयूष जी, मिशन 80 में से 80 बीजेपी और आप भी सहयोगी दल हैं। बात रही टिकट के काटने, टिकट के देने और कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं चुनाव लड़ेगा, तो हमारे जो एनडीए गठबंधन के, राजग गठबंधन के जो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी, ये उनकी पार्टी का विषय है। वो अपने पार्टियों के कैंडिडेट किस परफॉर्मेंस से क्षेत्र के, क्योंकि मोदी जी का जो अभी जैसा कि रहा पिछले 5 प्रदेश के चुनाव में आपने देखा भी होगा, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ ले चलने की जो उनकी परंपरा रही है, जो उनका रूप रहा है, उससे वो खड़े उतरते नजर आ रहे हैं। इसका परिणाम आए हुए पुराने विधानसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि क्या रिजल्ट रहा है, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है।
और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात रही, जो हमारे सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी या जिनके हम सहयोगी हैं हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी 80 की 80 उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों में और बिहार की 40 में हम लोग अपना पूरा प्रयास, पूरा दम खम के साथ पार्टी को बढ़ाने के लिए, पार्टी के विस्तार के लिए, और जहां जहां पर भी हमारा जनाधार है, जिससे हमारे आगामी 2024 का जो हम लोगों की मंशा है कि हमारे एनडीए के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पुनः एक बार प्रधानमंत्री 24 में बने और बनेंगे ही, हम लोग उसकी दिशा की ओर चल रहे हैं। और हमारी मीटिंगें हर जगह, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हर जगह उसकी मीटिंगों को लगातार कर रहे हैं, चाहे वो सैफई हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे इटावा हो, चाहे अभिमन्यु त्यागी जी, 2024 की अगर हम बात करें, ठीक है पीयूष मिश्रा जी, अभिमन्यु त्यागी 2024 की बात करें तो अब बीजेपी ने तो ये स्पष्ट कर दिया कि केवल परफॉर्मर है, उसी की परफॉर्मेंस जांच करके उसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आप देखिए बीजेपी अपनी नेक्स्ट जनरेशन की लीडरशिप को अभी से तैयार कर रही है। लोग तो ये भी मान रहे हैं कि आने वाले 10 साल की प्लानिंग है ये बीजेपी की। अब आप कांग्रेस के लिहाज से इस चीज को खुद पर लेकर देखिए कि क्या कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है या संतोष है आपके यूथ लीडर्स में, वो उसका कारण ये भी है क्या कि आपके जो बहुत उम्रदराज नेता हो चुके हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं, पार्टी पूरी तरह से उनकी भूमिका निर्धारित नहीं कर पा रही है? देखिए आस्था जी, जो इन्होंने मुख्यमंत्री बनाए हैं, बेशक ये इनका अपना निजी मामला भी है, लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे कि ये तो उनका काम बताएगा कि वो रबड़ स्टैंप है या सचमुच में जनता के नेता है। लेकिन अभी तक जो सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि रबड़ स्टैंप भर ये लोग रह जाएंगे। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी है, जनता के लिए आंदोलन करती है, चिकित्सा शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, महंगाई के लिए सबसे ज्यादा आंदोलन करने वाली पार्टी है। और मैं भाजपा के जो हमारे भाई हैं उनको याद दिला देना चाहता हूं, जब यूपीए गवर्नमेंट बनी तो 650 रुपए क्विंटल गेहूं था, हमारी सरकार में 1310 क्विंटल यानी डबल कर दिया, 560 रुपए क्विंटल पेडी का रेट था, वो भी हम 1350 पे ले गए, यानी वो भी डबल ले गए एमएसपी पर। आप अपनी पीठ किस लिए थपथपा रहे हैं? आज 2150 का रेट गेहूं का है, डबल भी नहीं, कुछ नहीं हो पाया, और जबकि महंगाई 6 गुनी महंगी हो गई। महंगाई, किसानों का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, वो तो आप उठाई है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर पार्टी की लीडरशिप को लेकर था, 24 की रणनीति को लेकर था। जवाब इसका मनीष शुक्ला जी। देखिए, हमने आस्था जी पहले ही दौर में बताया कि उत्तर प्रदेश से 80 सीटों का शेयर नरेंद्र मोदी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार को मिले, इसके लिए हमारा उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश संगठन काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 6 सालों में जहां मूलभूत सुविधाओं को समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया है, वहीं रोजगार के सृजन के लिए तमाम नए कार्यक्रम दिए हैं। तो इन्वेस्टर समिट किया गया है, इन्वेस्टर समिट के माध्यम से निवेश बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, तमाम सड़कों का एक जाल बिछाया गया है, कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है, चाहे हवाई मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, सबकी कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है। आज उत्तर प्रदेश में जहां अंधेरा प्रदेश था, आज उजाला प्रदेश है। तो तमाम चीजों को बढ़ाया गया और उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर पूरा भरोसा है कि जनता का मत और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि रबर स्टैंप, हंसी आती है, जहां केवल वंश होना ही लीडरशिप की निशानी हो, वो भी बात खड़ी करते हैं कि आम आदमी कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है। विष्णुदेव साय जी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मन्यू जी जान लें, 4 बार के सांसद, 2 बार के विधायक, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं छत्तीसगढ़ के। श्री मोहन यादव जी को भी न जानते हो तो 3 बार से विधायक रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, विद्यार्थी परिषद के वर्कर रहे हैं, पृष्ठभूमि रही है संघर्षों की। हाँ, ये बात जरूर है कि मुंह में चांदी का चम्मच लेके नहीं पैदा हुए हैं। ऐसे ही श्री भजन लाल शर्मा एक सामान्य परिवार के व्यक्ति रहे हैं, संगठन में 4 बार के महामंत्री रहे हैं, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी कमेटी के। तो इनको जरूर इस बात की टीस होगी कि ऐसे सामान्य परिवार के लोगों को क्यों भारतीय जनता पार्टी आगे करती है, और ये इनका जो वो ठीक है, यानी वो परिवारवाद का आरोप, अभिमन्यु जी, परिवारवाद का आरोप 2024 में भी उठेगा और लगेगा। आस्था जी इतनी लंबी लिस्ट है कि हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता जी बैठे, हमारे शर्मा जी के पिताजी को आप जानते हैं, लंबी लिस्ट है, चाहे रामनाथ सिंह के बेटे मोहन यादव जी के पिताजी को जानते हैं, भाजपा के नेताओं की।
मैं अपना समय नहीं व्यर्थ करना चाहता। लेकिन अब ये बात जरूर सामने आ गई है कि भाजपा परिवारवाद की बात करती थी, सत्ता में बैठ के मलाई चाटने वाले इन लोगों के नेताओं के बेटे ही सत्ता में बैठकर मलाई चाट रहे हैं, ठेके टेंडर लेकर घूम रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि 20 करोड़ रोजगार पर हम सवाल पूछते हैं। शर्मा जी के पिताजी क्या थे भैया त्यागी जी? हम कहते हैं किसानों का बकाया क्यों नहीं मिला? मैं गन्ना किसान हूं, उत्तर प्रदेश में किसानों को बकाया नहीं मिला है, लेकिन ये कहीं और पहुंच जाएंगे। अब मैं ये इनसे सवाल पूछता हूं, इन्होंने चुनाव में वादा किया था कि किसानों की सिंचाई 15 दिन से ज्यादा किसी भी गन्ना किसान का बकाया नहीं बचा है। हर महीना कहते हैं 15 तारीख डेट दे दी जाती है। हर शहर की उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का 15 दिन से ज्यादा का कोई बकाया नहीं है। लगातार जुर्माना लगाए जा रही है नगर निगम नगर पालिकाओं पे, धुआं का ढेर दिखता है, कूड़ा वहीं चलाया जाता है। तो ये सब क्या है? ये क्या प्रतीत होता है कि सरकार का फेलियर है? ये चारों ओर लूट खसोट मची हुई है, लखनऊ तक में रेप किया जा रहा है। ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये सरकार का पूरा फेलियर है। सरकार चारों ओर, सरकार की कार्यप्रणाली ध्वस्त है और आम जनता त्राहिमाम इनकी सरकार में कर रही है। आप लोग लगातार चुनावी मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, विषय को चुनावी मुद्दों पर लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए अभी बहुत वक्त है। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें हिंदी बेल्ट में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। और उसके बाद जो प्रयोग सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़वा कर किया गया था विधानसभाओं में, अब उसी प्रकार का प्रयोग किया यूपी में भी हो सकता है 2024 के लिहाज से। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल 3 राज्यों में बीजेपी की बंपर जीतने का अलग संदेश दिया है और सर्वे रिपोर्ट से अब सांसदों की टिकट तय होंगी। जिसकी रिपोर्ट खराब होगी उनका टिकट कट सकता है और कई सांसदों को दोबारा टिकट मिलने पर संशय बरकरार है। तो टिकट की गारंटी को लेकर अभी कंफ्यूजन की स्थिति है, लेकिन लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों में से 80 सीटों पर जीत बीजेपी को हासिल करनी है और उसके लिए वो अभी से अपनी रणनीति चलनी शुरू कर चुकी है। डिबेट में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।